Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss a very useful trick to learn structure of nitrogenous base। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है कि 4-5 डिफरेंट प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। ये वो नाइट्रोजनस बेस हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं और यूरासिल जो है वो थाइमीन की जगह पर आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ इमेजिनेशंस से भरी स्टोरीज सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे एग्जाम में प्यूरिन या पायरेमिडीन जैसे किसी भी नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स में हम दोनों चीज़ों को स्टडीज करते हैं, जैसे कि डीएनए को भी करते हैं और आरएनए को भी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं और इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल कंसीडर करते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से बहुत ज़्यादा होता है। आपको बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड के जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल हैं या इनके जो मोनोमर्स हैं वो है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों ही जिनसे मिलकर बने हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो केवल, अगर हम बात करें मेनली हम बात करें तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर का होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, यानी कि एक ऐसी पेंटोस शुगर जिसके कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, जबकि आरएनए में ये ऑक्सीजन सेकंड नंबर कार्बन पर डेफिशिएंट नहीं होता। इस वजह से हम डीएनए की शुगर को डीऑक्सी राइबोस शुगर और आरएनए की शुगर को राइबोस शुगर कहते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैसे केमिकली फॉर्म होता है, तो आपका आंसर होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के मिलने से बनता है। यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी एक नाइट्रोजनस बेस की, और जब एक नाइट्रोजनस बेस जो कि कुछ भी हो सकता है, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में थाइमीन की जगह पर ये रिप्लेस किससे हो सकता है? यूरासिल से। उसके बाद एक कोई नाइट्रोजनस बेस जब एक डीऑक्सी राइबो शुगर से मिलता है, अगर हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं तो अल्टीमेटली ये शुगर राइबोस शुगर होगी, और प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड से मिलता है। तो इन तीनों डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में बॉन्डिंग बनने की वजह से एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर आप बनाना चाहते हैं डीएनए का, तो आपको उस कंडीशन में एक नाइट्रोजनस बेस लेना होगा जो या तो एडेनिन हो सकता है या ग्वानिन या साइटोसिन या थाइमीन। फिर उसको आप जोड़ते हैं एक डीऑक्सी राइबोस शुगर से और एक फॉस्फोरिक एसिड से। तो अल्टीमेटली इन तीनों प्रकार के कंपाउंड से मिलकर बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए की मोनोमर यूनिट माना जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये एक नाइट्रोजनस बेस है, और इस नाइट्रोजनस बेस में आप अच्छे से देखें ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली ये प्यूरिन है। और अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं ये प्यूरिन में क्या है, तो मैं इसको एडेनिन कह सकता हूं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये एडेनिन क्यों है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एडेनिन किस से बॉन्ड हो रहा है? एक डीऑक्सी राइबो शुगर से, यानी कि एक पेंटोस शुगर से जो कि डीएनए की शुगर है। और डीएनए की ये पेंटोस शुगर हमेशा डीऑक्सी राइबोस होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन नंबर सेकंड की पोजीशन होगी जहां पर एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। तो अल्टीमेटली ये डीएनए की एक डीऑक्सी राइबोस शुगर है, और आप देख रहे हैं इस डीएनए की डीऑक्सी राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 5 से यहां पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि H3PO4 ज्वाइन हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 ये डिफरेंट कंपाउंड्स मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए में 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और उनकी 4 डिफरेंट वैरायटी का रीजन उनमें प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस का वेरिएशन होता है। यानी कि हम
4 नाइट्रोजनस बेस ले सकते हैं डीएनए को बनाने के लिए। अगर एडेनिन को आप बेस बना रहे हैं या एडेनिन को आप बेस के फॉर्म में ले रहे हैं तो जो पेंटोज शुगर होगी और जो फॉस्फेट यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा वो हमेशा सभी न्यूक्लियोटाइड्स में बिल्कुल एक समान होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक नाइट्रोजनस बेस ले रहा हूँ कोई भी, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ एक फॉस्फोरिक एसिड से और एक पेंटोज शुगर से। तो पहले मैंने क्या ली, पेंटोज शुगर जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर मैंने ली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि इसको मैं आईपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं डीएनए में, और इसी प्रकार से 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि आरएनए के फॉर्मेशन को करने वाले न्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर होती है वो राइबो शुगर होती है, नंबर 1, एंड सेकंड उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कभी थाइमीन से नहीं बनते, बल्कि थाइमीन की जगह उसमें बेस रिप्लेस होता है यूरासिल। तो यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजनस बेस की पोजीशन पर एडेनिन को ले लूँ और एडेनिन एक पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबो शुगर और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगी, जो डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसी प्रकार से एक अगर बेस ग्वानिन ले रहे हैं तो वो एक पेंटोज शुगर जो कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा, जिसे डीएनए में हम एग्जैक्टली बोलते हैं डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। उसी प्रकार से एक अगर बेस साइटोसिन हम ले रहे हैं और वो एक पेंटोज शुगर के साथ और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर साइटिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम डीएनए में डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम नाइट्रोजनस बेस थाइमीन ले रहे हैं जो पेंटोज शुगर यानी कि आप कह सकते हैं कि पेंटोज शुगर यहाँ पर डीऑक्सीराइबो शुगर होगी डीएनए में, और वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगी। तो यहाँ पर मैं DAMP लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं DGMP लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर DCMP लिख सकता हूँ, यहाँ पर DTMP लिख सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ डीएनए का, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट ये चौथा न्यूक्लियोटाइड हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डीएनए में ये 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड अपने एक प्रॉपर सीक्वेंस में पॉलीमराइजेशन करके डीएनए की एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसी ही एक और स्ट्रैंड भी डीएनए में बनेगी जो आपस में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल अगर डीएनए की एक स्ट्रैंड पर कोई न्यूक्लियोटाइड है जिसका बेस एडेनिन है, तो डीएनए के पैरेलल स्ट्रैंड जो दूसरी होगी उस पर जो नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड्स में होगा वो हमेशा थाइमीन होगा, और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। उसी प्रकार से अगर डीएनए के किसी न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन है तो सामने वाली यानी पैरेलल डीएनए की स्ट्रैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस आएगा वो साइटोसिन होगा, और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में पाए जाएंगे, जिन पर मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हमें जो मेनली लर्न करना है वो नाइट्रोजनस बेस जो है डीएनए और आरएनए के उनके स्ट्रक्चर्स को और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दे रहा हूँ जिससे आप हमेशा डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एज वेल एज उनके स्ट्रक्चर्स को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डीएनए और आरएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 4 नाइट्रोजनस बेस डीएनए में होते हैं और 4 नाइट्रोजनस बेस आरएनए में होते हैं। डीएनए और आरएनए के जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनमें से 3 कॉमन है। एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में होता है, आरएनए में एब्सेंट होता है, जबकि एक आरएनए में होता है और वो डीएनए में क्या होता है, एब्सेंट, और वो है डीएनए में थाइमीन और आरएनए में यूरासिल। तो ओवरऑल जो नाइट्रोजनस बेस है हम उनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, नंबर 1 प्यूरिन एंड नंबर 2 पायरामिडीन। ठीक है ना। तो नाइट्रोजनस बेस को हम
जो कि 5 प्रकार के हो सकते हैं। डीएनए प्लस आरएनए सभी में मिला लिए जाएं अगर, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्यूरिन और पायरामिडीन। अब हमेशा याद रखिए कि जिनका नाम छोटा है उनके दर्शन आपको हमेशा बड़े मिलेंगे। नाम छोटा है यहां पर आप देख रहे हैं, तो आपको इनके दर्शन क्या मिलने वाले हैं? बड़े। प्यूरिन एक छोटा नाम है पायरामिडीन की तुलना में, तो यहां पर हमने लिखा नाम छोटा तो दर्शन क्या होंगे? बड़े। और यहां पर अगर नाम बड़ा है, जैसे कि पायरामिडीन नाम बड़ा है, तो दर्शन क्या होने वाले हैं? छोटे। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए प्यूरिन जो है वो नाम छोटा है तो दर्शन बड़े, इसका कंसेप्ट ये होगा कि प्यूरिन जो भी नाइट्रोजनस बेस है वो वाई साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में आपको 2 रिंग देखने को मिलेंगी। इनको 2 रिंग स्ट्रक्चर या डबल रिंग स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। तो जितने भी प्यूरिन्स होते हैं उनका नाम छोटा होता है, पर उनका स्ट्रक्चर को अगर हम लेकर बात करें तो वो डबल रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं। जबकि हम पायरामिडीन को लेकर बात करें तो इनका नाम बड़ा है, दर्शन छोटे हैं, यानी कि ये हमेशा मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर रखते हैं। यहाँ पर आप मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर याद रखें, ये हमेशा कैसा स्ट्रक्चर रखते हैं? मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर रखते हैं। इसलिए इनकी जो रिंग होती है वो सिंगल रिंग होती है, यानी कि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर भी कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो प्यूरिन और पायरामिडीन में सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो आपने सबसे पहले समझी कि डीएनए और आरएनए दोनों में अगर टोटल हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो वो 5 वैरायटी के होते हैं, और उनको हमने 2 डिफरेंट कैटेगरीज में उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। प्यूरिन नाम छोटा है, दर्शन बड़े हैं, यानी कि प्यूरिन्स आर बाईसाइक्लिक कंपाउंड, एंड पायरामिडीन नाम बड़ा है, दर्शन छोटे, यानी कि ये सिंगल रिंग कंपोनेंट्स हैं या कह सकते हैं मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। अब आप हमेशा याद रखिए कि प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजनस बेस आएंगे और पायरामिडीन में कौन से नाइट्रोजनस बेस आएंगे। तो प्यूरिन और पायरामिडीन में अगर आपको नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से आते हैं ये आपको याद रखना है, तो इसके लिए मैं एक और आपको ट्रिक देता हूं। देखिए प्यूरिन में आप क्या देख रहे हैं? PURE, प्योर। प्यूरिन से आप क्या बना सकते हैं? PURE। देखिए PUR प्यूरिन में आ रहा है, प्यूरिन फॉर प्योर। तो प्यूरिन जो होते हैं वो प्योर होते हैं किसकी तरह? प्योर एज सिल्वर। सिल्वर को हम क्या बोलते हैं? Ag। तो प्यूरिन्स आर प्योर एज सिल्वर। तो जो भी नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन होते हैं वो सिल्वर की तरह प्योर होते हैं, और सिल्वर को मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ? Ag। Ag किसको रिप्रेजेंट करता है? सिल्वर को। दैट मीन्स ए से याद रखें आप एडिनाइन, और G से याद रखें आप ग्वानाइन। तो एडेनिन और ग्वानिन या एडेनाइन एंड ग्वानाइन, ये 2 ऐसे नाइट्रोजिनस बेस हैं जो प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए मैंने यहां पर लिख रखा है एडेनाइन एंड ग्वानाइन। एक चीज आपको समझ में आई। उसी प्रकार से पायरामिडीन को आप कैसे याद रखेंगे? तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो एडेनाइन और ग्वानाइन है वो सबसे पहली चीज तो प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं, और ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। इनमें टोटल 9 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनकी जो बाईसाइक्लिक रिंग है उसमें उसे हम 9 मेंबर्ड रिंग भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर 9 मेंबर्ड रिंग इसको कहा गया है, लेकिन क्योंकि जो भी इसकी 9 मेंबर्ड रिंग में मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो कार्बन मेंबर्स नहीं है, बल्कि बीच में कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। यानी कि आप देखेंगे कुछ पोजीशंस पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस है, और कुछ पोजीशंस पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस होने की वजह से हम प्यूरिन्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मानते हैं। सिमिलरली पायरामिडीन को भी हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि वहां पर भी जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड रिंग है। वो 6 कार्बन रिंग नहीं है, 6 मेंबर्ड रिंग है, क्योंकि जो मेंबर्स प्रेजेंट है वो केवल यूनिफॉर्मली कार्बन नहीं है, बल्कि बीच बीच में कहीं कहीं नाइट्रोजन की प्रेजेंस भी है। तो पहली चीज तो आप हमेशा याद रखें कि प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये 9 मेंबर्ड रिंग रखते हैं। 9 मेंबर्ड रिंग को याद रखने का एक तरीका और भी है, जैसे कि मैंने बोला प्यूरिन्स आर प्योर एज सिल्वर। सिल्वर मतलब Ag, Ag मतलब एडेनिन ग्वानाइन। तो ग्वानाइन और एडेनाइन में सफिक्स जो आता है वो 9 आता है। आप देखें यहां पर ध्यान से, तो एडेनाइन में और ग्वानाइन में जो सफिक्स आता है वो 9 आ रहा है। तो कभी भी अगर आपसे किसी बेस का नाम लेके पूछा जाता है कि एडेनाइन
कितने मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, या ग्वानाइन कितने मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो आप एडेनाइन और ग्वानाइन में आने वाले जो सफिक्स है 9, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं। और अगर किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 9 मेंबर्ड रिंग होगा तो ऑब्वियसली वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी होगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको एक फर्दर ट्रिक बता दी कि आप कैसे याद रख सकते हैं कि एडेनाइन एंड ग्वानाइन प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं, प्योर एज सिल्वर। प्यूरिन नाम छोटा है, दर्शन बड़े हैं, यानी डबल रिंग स्ट्रक्चर। एडेनाइन और ग्वानाइन में 9 आ रहा है, यानी कि 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर हैं, यानी कि प्यूरिन्स 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं, आप किसी भी प्यूरिन रिंग में देखेंगे, चाहे एडेनिन के स्ट्रक्चर में या ग्वानिन के स्ट्रक्चर में, जो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन होगी वो 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 7 नंबर पर और 9 नंबर पर होगी। और किस्मत से देखिए आप, ये सभी नंबर ऑड नंबर्स हैं। ये सभी नंबर कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर्स हैं। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि विषम संख्या है जहां पर नाइट्रोजन की पोजीशन है 1379। तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है कि किसी भी प्यूरिन रिंग में जो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन होती है वो 1379 होती है। ठीक है ना? इतना अगर आप समझ चुके हैं तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, अगर मैं प्यूरिन के डबल रिंग में से एक रिंग को कट कर दूं, अगर मैं प्यूरिन के डबल रिंग स्ट्रक्चर में से एक रिंग को कट कर दूं, CUT कट, फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं प्यूरिन के डबल रिंग स्ट्रक्चर में से एक रिंग को कट कर दूं तो ऑटोमेटिकली एक मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि पायरामिडीन को मैंने पहले ही बोला ये मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं एक रिंग को प्यूरिन की कट कर दूं तो बन जाएंगे पायरामिडीन। तो पायरामिडीन के 3 एग्जाम्पल होते हैं, सी से साइटोसिन, यू से याद रखिए यूरासिल, और टी से याद रखिए थाइमीन। तो कैसे याद रखा आपने पायरामिडीन के एग्जाम्पल कि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, अगर मैं प्यूरिन के एक रिंग को कट कर दूं तो क्या बन जाएगा? पायरामिडीन। तो कट से सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल एंड टी फॉर थाइमीन। ठीक है, अब आप देखते हैं कि क्योंकि ये मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, मैंने पहले लिख रखा है, इसलिए ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होंगे। आप देखेंगे इस प्रकार से एक ही रिंग होगी जिसमें 6 मेंबर होंगे, एंड पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी? 1 एंड 3। तो पायरामिडीन में क्या थी पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन? 1379। अब क्योंकि 7 और 9 नंबर मेंबर तभी पॉसिबल है जब रिंग स्ट्रक्चर कैसा हो? बाईसाइक्लिक। अगर मोनोसाइक्लिक होगा तो ऑब्वियसली पोजीशन ऑड नंबर्स में क्या हो सकती है? 1 और 3, इन 4 में से। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3rd नंबर पर और 1st नंबर पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। तो यहां पर हमने ये सीख लिया कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो प्यूरिन और पायरामिडीन में क्लासिफाइड किए गए हैं। प्यूरिन्स का जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना, प्योर एज सिल्वर यानी एडेनाइन और ग्वानाइन। 9 आ रहा है यानी कि ये 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, इनकी रिंग में आपको 9 मेंबर्ड देखने को मिलेंगे। नाम छोटा है, दर्शन बड़े, यानी कि ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इनमें ऑड नंबर्स में है 1379। एंड पायरामिडीन्स में नाम बड़ा है, दर्शन छोटे, यानी ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स है। पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन है 1 एंड 3। एंड इसमें कट से आपको याद रखना है 3 एग्जाम्पल्स आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। ठीक है ना? अब मैं आपको सिखाता हूं कि आप इन पांचों नाइट्रोजनस बेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आपके ऑप्शंस में है, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, वो किस नाइट्रोजनस बेस का है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर आता है और आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, आप देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर बाईसाइक्लिक है या वो मोनोसाइक्लिक है। अगर वो बाईसाइक्लिक है तो आप वहीं पर इंश्योर हो जाइए कि वो प्यूरिन है, और प्यूरिन में 2 ही चीज़ें आती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। अगर वो स्ट्रक्चर मोनोसाइक्लिक है तो आप केवल 3 दिशाओं में सोचना स्टार्ट करिए कि वो पायरामिडीन है, और वो हो सकता है साइटोसिन, थाइमीन या यूरासिल। तो हम देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे एडेनिन को, ग्वानिन को, साइटोसिन को, थाइमीन को और यूरासिल को। तो सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं कि एडेनिन क्या है? प्यूरिन है। ग्वानिन क्या है? प्यूरिन है। तो इनके स्ट्रक्चर हमेशा कैसे होंगे? बाईसाइक्लिक। और उनमें पोजीशन क्या होगी भाई? तो ये 1st नंबर
यहाँ पर हम सेकेंड नंबर बोलेंगे, यहाँ थर्ड नंबर मेंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है और ये 9 नंबर है। देखिए प्यूरिन में दो एग्जाम्पल आते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। तो आता पहले क्या है, एडिनिन, यानी आप पहले जो नंबरिंग देंगे रिंग में वो एंटी क्लॉक देंगे, यहां से इस तरीके से घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक, देन आप देंगे क्लॉकवाइज। तो यहां पर हमेशा याद रखें आप, पहले एंटी क्लॉक देन क्लॉक, क्योंकि एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन के एग्जाम्पल है। तो एडिनिन से आप ए याद रखें और ए से एंटी क्लॉक याद रखें, यानी पहले आप एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे फिर आप क्लॉक वाइज जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से पैरामिडीन जो है वो ये तीनों है, नंबर 1 ये भी पैरामिडीन है और यूरासिल भी क्या है, पैरामिडीन है। तो 3 बेस होते हैं जो पैरामिडीन है, सी, टी और यू। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, सी, कट से याद किया हमने। तो पहले आप हमेशा जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो इस तरीके से आप क्लॉकवाइज जाएंगे, और दूसरी रिंग है ही नहीं तो आपको एंटी क्लॉक जाने की कोई जरूरत नहीं। तो साइटोसिन से स्टार्ट हो रहे हैं पैरामिडीन, तो सी से याद रखें क्लॉकवाइज, एक चीज। और एडिनिन सबसे पहला बेस आता है प्यूरिन्स में, तो इसको याद रखें एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये नंबरिंग कैसे करना है ना, ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर पायरामिडिन है तो पायरामिडिन के एग्जाम्पल क्या है, प्योर एज सिल्वर, सिल्वर मतलब ए जी, ए पहले आ रहा है यानी एंटी क्लॉक देन क्लॉक। और अगर अगर पैरामिडीन्स, अगर प्यूरिन्स हैं तो उसमें क्या आएंगे आपके दो बेस, एडिनिन एंड ग्वानिन, प्योर एज सिल्वर। तो पहले आप क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, देन सेकेंड रिंग है तो उसमें आप क्या लेंगे, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं पैरामिडीन्स की तो उसको आप कट से याद रख रहे हैं, सी यू टी, तो पहले सी आ रहा है यानी कि क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम ये तो समझ गए कि किसी भी पैरामिडीन रिंग में नंबरिंग जो की जाती है वो कैसे की जाती है, और प्यूरिन्स में नंबरिंग जो की जाती है वो कैसे की जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे याद रखेंगे कि ये स्ट्रक्चर एडिनिन का है। तो आपको बता दूं, किसी भी रिंग स्ट्रक्चर में जो चाहे पैरामिडीन का हो या प्यूरिन का हो, किसी भी रिंग स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने यहां पर क्या बना लिया, प्यूरिन का रिंग स्ट्रक्चर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन होती है जो आपको बायोलॉजी में याद रखना होगी, वो ये टॉप पोजीशन होती है। दिस इज द टॉप पोजीशन, इसको आप क्या बोल रहे हैं, टॉप पोजीशन, ठीक है ना। आप देखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर में टॉप पोजीशन क्या है, ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टॉप पोजीशन है, और टॉप पोजीशंस पर ही जो केमिकल ग्रुप्स जुड़े होते हैं उनसे हम बहुत कुछ याद रख सकते हैं किसी स्ट्रक्चर में, कि ये स्ट्रक्चर एडेनिन का है या ग्वानिन का है या अदर किसी पैरामिडिन का है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वो होती है, आपको लोअर लेफ्ट करके याद रखना है, दिस पोजीशन। और ये पोजीशन को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, लोअर लेफ्ट पोजीशन, ठीक है ना। तो आपको बस दो चीजें याद रखना है, इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या है, टॉप पोजीशन, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या है, लोअर लेफ्ट पोजीशन। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए। अब मैं आपको याद कराता हूं कि आप किसी भी बेस के स्ट्रक्चर को देखकर कैसे बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस का है। आप देखेंगे अगर डबल रिंग स्ट्रक्चर कोई आपके सामने आ रहा है तो डेफिनेटली या तो वो एडेनिन का होगा या वो ग्वानिन का होगा, अगर आपसे बात किसकी की जा रही है, नाइट्रोजनस बेस की। अगर आप देखते हैं कि टॉप पोजीशन पर, टॉप पोजीशन कौन सी है, ये वाली, अगर आप देखते हैं टॉप पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो देखिए ए से एडेनिन और ए से अमीनो ग्रुप। तो अगर आप देखते हैं टॉप पोजीशन पर अमीनो लगा हुआ है तो आप यहां पर इंश्योर हो जाइए कि ये स्ट्रक्चर जो है वो एडिनिन का है। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एडिनिन का स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया। यानी आपको केवल टॉप पोजीशन पर एडिनिन का स्ट्रक्चर पहचानना है। टॉप पोजीशन पर अगर आप अमीनो ग्रुप लगा देख रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर किसका, एडिनिन का, ए से एडिनिन, ए से अमीनो ग्रुप, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ग्वानिन के स्ट्रक्चर को आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा क्योंकि ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। सेकेंड चीज, अब जो प्रीवियस स्ट्रक्चर में टॉप पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, अगर टॉप पोजीशन पर अमीनो ग्रुप ना होकर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो आप कह देंगे ये स्ट्रक्चर ग्वानिन का है। लेकिन जो अमीनो ग्रुप प्रीवियस स्ट्रक्चर में था वो रिप्लेस होकर कहाँ पहुंच जाएगा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, जो मैंने क्या बोली, लोअर लेफ्ट, यानी यहां पर कौन आ जाएगा, अमीनो ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ग्वानिन का। ग्वानिन के स्ट्रक्चर में आप हमेशा याद रखें, जब भी आपके सामने ग्वानिन आएगा तब तब आपको याद रखना है ग्वानो,
देखिए यहाँ ओ का उच्चारण मैंने कर दिया है ग्वानो। एक्चुअली हम एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ग्वानो टर्म एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसका मीनिंग होता है फीकल मटेरियल ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर आप याद रखें कि जब भी ग्वानिन आपके सामने आए आप किसको रिमाइंड करें, ग्वानो। ग्वानो में क्या आ रहा है, ओ। तो यानी टॉप पोजीशन पर ओ देख रहे हैं आप, और सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन जो लोअर लेफ्ट पर है वहां पर अमीनो ग्रुप ऑब्वियसली होगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या मान लेंगे, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, आप अगर एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 6 नंबर पोजीशन पर क्या है, अमीनो ग्रुप। और वो कैसी रिंग है, प्यूरिन। तो आईयूपीएसी में हम लोग इसको कह सकते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन। तो एडेनिन का दूसरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से 6 अमीनो प्यूरिन किस नाइट्रोजनस बेस को कहा जाएगा, तो आपका आंसर होगा एडेनिन को। उसी प्रकार से ग्वानिन भी प्यूरिन है और उसमें पोजीशन जो ऑक्सीजन की है वो 6 पर है और अमीनो ग्रुप की सेकंड पर है। तो आप इसको बोल सकते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन किसका स्ट्रक्चर है, तो आपका आंसर होगा ग्वानिन का। अब देखिए उसी प्रकार से साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ये तीनों एक ही कैटेगरीज के हैं क्योंकि इनको आपने क्या मान रखा है, पैरामिडीन। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइटोसिन के स्ट्रक्चर को आप कैसे पहचानेंगे, तो बहुत इजी है। आप देखेंगे टॉप पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा होगा, सॉरी यहां पर आप साइटोसिन के स्ट्रक्चर को अगर पहचानना चाहते हैं तो बहुत इजी है। आपको केवल क्या करना है, ग्वानिन के स्ट्रक्चर में जो दो केमिकल ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको आपको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी आपको उनको उल्टा कर देना है। ऊपर टॉप पोजीशन पर ऑक्सीजन है तो आप क्या लिख देंगे, अमीनो। और सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन लोअर लेफ्ट पर ग्वानिन में अमीनो था तो वहां पर आप रिप्लेस करके क्या ले आएंगे, ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर जो बन गया वो आपका किसका बन गया, साइटोसिन का। यानी कि ग्वानिन एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है और साइटोसिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्वानिन में जो भी केमिकल ग्रुप आपने लगाए अगर उनको आप उल्टा कर दें तो स्ट्रक्चर किसका ऑप्टेन हो जाएगा, साइटोसिन का। और इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, तो इसको हम बोल सकते हैं 4 अमीनो, क्योंकि चौथे नंबर पर क्या है, अमीनो ग्रुप 2 ऑक्सी पायरीमिडीन या पैरामिडीन। ठीक है ना। अब हम देखते हैं थाइमीन के स्ट्रक्चर को, तो बहुत इजी है। आपको थाइमीन और यूरासिल के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉमनली देखने को मिल जाएंगी। आप सबसे पहले अगर यूरासिल के स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखेंगे इसमें टॉप पोजीशन पर और सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन जो लोअर लेफ्ट पर है वहाँ दोनों जगह क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। और इसी प्रकार से थाइमीन में भी दोनों जगह पर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। अभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, आप पहले समझें। यूरासिल और थाइमिन के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा समानता है, वैसे भी ये दोनों बेस एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि डीएनए में थाइमिन है तो आरएनए में थाइमिन की जगह पर ही क्या आता है, यूरासिल। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में ये चीज़ बिल्कुल कॉमन होती है कि दोनों सेकेंड और फोर्थ नंबर पर क्या रखते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन थाइमिन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे फिफ्थ नंबर पोजिशन पर मिथाइल की प्रेजेंस भी होती है। और मिथाइल की प्रेजेंस फिफ्थ नंबर पोजीशन पर थाइमीन में होने की वजह से थाइमीन की प्रेजेंस डीएनए में डीएनए को मोर स्टेबल बनाती है देन आरएनए। तो आपको वन ऑफ द रीजन बता रहा हूं मैं कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो आप आंसर दे सकते हैं कि डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है, आरएनए में नहीं, इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए में थाइमीन ऐसा क्या कर देता है कि डीएनए को स्टेबिलिटी मिल सकती है, तो आप कहेंगे डीएनए में थाइमीन में फिफ्थ नंबर पोजीशन पर मिथाइलेशन होने की वजह से या मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। क्योंकि जब भी डीएनए में मिथाइलेशन होता है और थाइमीन में नेचुरली मिथाइल प्रेजेंट है, तो मिथाइल की प्रेजेंस थाइमीन में होने की वजह से डीएनए के वो पर्टिकुलर सेक्शंस या पोर्शंस या हिस्से जहां पर थाइमीन प्रेजेंट होगा वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैसे एंजाइम डीएनए को क्लीव नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली थाइमीन इज मोर स्टेबल देन यूरासिल, दैट्स व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो यहां पर आपको याद रखना है थाइमीन और यूरासिल के स्ट्रक्चर में। अब हम थाइमीन को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2,4 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन। उसी प्रकार से हम यूरासिल के लिए क्या लिख सकते हैं, 2,4 डाई ऑक्सी पायरामिडीन। तो यहां पर आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत इजी है, आप कैसे याद रख सकते हैं,
एडिनिन, ग्वानिन, पायरामिडीन प्यूरिन्स हैं और इनमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा यानी कि बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। एडिनिन में आप देखेंगे टॉप पोजीशन पर अमीनो ग्रुप होगा, ग्वानिन में आप देखेंगे टॉप पोजीशन पर ऑक्सीजन होगा, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन जो मैंने बना रखी है लेफ्ट पर यानी कि लोअर लेफ्ट पर, वहां पर किसकी प्रेजेंस होगी? अमीनो ग्रुप की। अब आप ग्वानिन में जो ग्रुप प्रेजेंट है उनको अगर अपोजिट कर दें तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद आप याद रखें यूरासिल में आपको टॉप और लोअर लेफ्ट दोनों जगह क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, और वो थाइमीन में भी मिलेगा, लेकिन थाइमीन में एक एडिशनल केमिकल ग्रुप प्रेजेंट होता है 5 नंबर पोजीशन पर, मिथाइल, जो कि थाइमीन को यूरासिल से ज़्यादा स्टेबल और डीएनए को आरएनए से ज़्यादा स्टेबल बनाने में हेल्प करता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।